नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में ये अनुभव किया कि पेरेंट्स तो हमारे तक पहुँच जाते हैं अपने बच्चों की समस्या को लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत जो मैंने देखी कि जब तक पेरेंट्स हमारे तक आते हैं तब तक उनके बच्चे की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। कई बार तो हमने यहाँ तक देखा है कि बच्चों की एज जो है वो 20 या 22 साल तक की हो गई है, अभी तक उसके लिए कभी भी प्रॉपर तरीके से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और 10 साल, 8 साल, 12 साल तो बहुत ही आम बात है क्योंकि पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं, जबकि इसके इन दिक्कतों की जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं क्योंकि थोड़ा अवेयरनेस की कमी है या थोड़ा हिचकिचाहट है। ये ठीक उसी तरीके से आपको समझना है जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि जैसे हम लोगों के बॉडी में टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। अगर बिल्कुल भी तापमान नहीं होगा तो हम लोग रहेंगे ही नहीं, लेकिन एक निश्चित तापमान से जब ज़्यादा थोड़ा टेम्परेचर हो जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये फीवर है। फीवर है मतलब टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है या कुछ और भी बीमारी हो सकती है। तो क्योंकि हमें ये पता है, हम अवेयर हैं कि इतना टेम्परेचर से जब टेम्परेचर हाई होता है दैट मीन्स कि वो अलार्मिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि पेरेंट्स बिहेवियर जब देखते हैं, अपने बच्चों की कुछ अजीब बिहेवियर देखते हैं तो उनको मन में तो कभी कभी ख्याल आता है कि हो सकता है कि मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन इसका एक बहुत ज़्यादा उल्टा असर ये पड़ता है कि आपके इस दुविधा की वजह से आपके बच्चे की जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाती है, जिससे आपके बच्चे का जो और बेटर इम्प्रूवमेंट हो सकता था वो इम्प्रूवमेंट उतना बेटर हम लोग नहीं दे पाते। तो आज मैं ये वीडियो जो बनाने वाली हूँ आपके इन्हीं सारी दुविधाओं को दूर करूँगी, थोड़ा क्लैरिटी दूंगी कि आप लोग भी समझ सके कि कब आपको किसी प्रोफेशनल से, साइकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है या कब आपको नहीं मिलने की ज़रूरत है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी अभी, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी मैं बात करूंगी सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या होता है। आपका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बैठ नहीं रहा या चल नहीं रहा। तो अब यहाँ आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग जैसे प्रोफेशनल्स, एज ए प्रोफेशनल हम लोग जानते हैं कि इनके तो जो पूरे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो कब कब और कैसे कैसे होते हैं। कितने मंथ में बच्चे को बैठना चाहिए, कितने मंथ में बच्चा चलेगा, कितने ईयर में वो दौड़ने लगेगा, ये सारी डिटेल्स होती है। लेकिन मैं अभी आप लोग को ये अवेयरनेस देने की कोशिश करी तो आप लोग की भाषा में ही समझाऊंगी कि आपके घर में और भी बच्चे होंगे, आप उनके रेफरेंस से चेक कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो आपके बड़े हैं, माता पिता, उनसे आप चेक कर सकते हैं क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा अनुभव हैं। तो वो आपको क्लियर करेंगे कि हाँ, इस उम्र में तो इसको चलना चाहिए था लेकिन ये चल नहीं रहा, या अब तक तो बच्चे बैठ जाते हैं लेकिन ये बैठ नहीं रहा। नॉर्मली होता क्या है, जो एक्चुअल जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, एक टाइम फ्रेम होता है कि 12 महीने से 15 महीने के बीच में बच्चे को बहुत अच्छे से चलना चाहिए। अगर ऐसा है तो बच्चे को इस दौरान चलना चाहिए। अगर इससे लेट हो रहा है तो क्या होता है कि हम लोग उसको डेवलपमेंटल डिले मान सकते हैं। तब ये एक साइन है जब आपको किसी प्रोफेशनल से जाकर कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम जो है, आपका बच्चा अपने हमउम्र बच्चों के हिसाब से उसके स्पीच एंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं हुई है। जिस स्पीच माइलस्टोन्स में जैसे होता है कि 7 मंथ का बच्चा सिंगल वर्ड्स एक आध बोलना शुरू कर देता है, मम्मा, ऐसे करके, दद्दा, इस तरीके के वर्ड्स बोलने लगता है। अगर हम लोग देखें कि
12-15 महीना का जो बच्चा है, वो बच्चा जो है वो लगभग 20 वर्ड्स तक, जो बिल्कुल फेमिलियर वर्ड्स हैं जो घर में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, 2 लेटर्स के वर्ड्स जो होते हैं, वो बच्चा आसानी से बोल लेता है। 18 मंथ तक जाते जाते बच्चा आपका 50 वर्ड्स तक सीख जाता है, और 2 ईयर्स तक जाते जाते तो वो 2 वर्ड्स के फ्रेजेस भी बोलने लगता है। उससे ज़्यादा भी बेटर होता है, कई बार बच्चे बहुत अच्छा, उनको और ज़्यादा इससे बेटर इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कम इम्प्रूवमेंट वालों की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा अपने हमउम्र बच्चों के हिसाब से उसकी स्पीच या लैंग्वेज डिले है, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तब आपको अलर्ट होना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, और बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए प्रोफेशनल से, क्योंकि तब लेट नहीं हुआ है। तब आप जितना जल्दी उन पे काम करना शुरू करेंगे, आप उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। तीसरा सिम्टम्स है, आपका बच्चा कहीं खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, घर में खेल रहा है, या कहीं भी आपसे दूर खेल रहा है, और आप उसको नाम लेकर बुला रहे हैं, लेकिन वो बच्चा आपकी सुन ही नहीं रहा है, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। आप 1 बार बुला रहे हैं, 2 बार बुला रहे हैं, अगर आप 10 बार बुलाते हैं तो मे भी कभी वो 1 बार सुन लेता है, लेकिन वो 9 बार नहीं सुनता है। तो ये भी एक साइन है जब आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, आपका बच्चा जब आप उससे बात करते हैं तो वो आपको आई कांटेक्ट नहीं देता है, आपसे नज़रें नहीं मिलाता है। आप बात कर रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आता कि आपका बच्चा आपकी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो ये एक साइन है जब आप सतर्क हो जाएं, आप समझे कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, बाकी उसके एक्टिविटीज़ पे भी आप नज़र डालना, ध्यान देना शुरू कर दें। एक जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा कहीं भी 5 मिनट भी नहीं टिक कर बैठ पाता। मोबाइल और टीवी की बात मैं यहाँ पे छोड़ के बाकी चीज़ों की बात करूँगी। मोबाइल दे देंगे तो हो सकता है बच्चा आपका आधा घंटा भी बैठ जाए, लेकिन अगर आप ऐसे बिठाना चाहते हैं उसको, खाना खाते वक्त, पढ़ते वक्त, कोई गेम खेलते वक्त भी, तो वो बच्चा 5 मिनट से भी ज़्यादा टिक कर नहीं बैठ पाता। तो अगर यहाँ पे ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि छोटे बच्चे तो वैसे भी चंचल होते हैं, वैसे भी थोड़ा एक्टिव ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्टिव और हाइपर एक्टिव के बीच में जो फाइन लाइन होता है, जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको हम लोग को बहुत समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा बोलते सुना है कि इसकी मम्मी या पापा भी बचपन में इतने ही शैतान थे। शैतान होना एक अलग बात है, लेकिन अगर 1, 2, 3 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड तौर पे आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपके लिए एक साइन है। आप समझिए, आप एक बार कंसल्ट जरूर करिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो वक्त रहते उसके जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने इतने लंबे टाइम पे ये अनुभव किया है कि बहुत सारे बच्चों में हम लोग को कई बार ऐसा फील होता है कि काश ये बच्चा थोड़ा और पहले आ जाता तो हम लोग और बेटर इम्प्रूवमेंट इस बच्चे में कर सकते थे। मैंने ये कई बार अनुभव किया है, और यही वजह है आज के इस वीडियो को बनाने का, कि मैं थोड़ा भी अवेयरनेस फैला सकूं, थोड़ा भी आप लोगों में क्लैरिटी दे सकूं कि आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कहीं आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। 6th प्रॉब्लम क्या है, जो अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो किसी दिन वो अपना लंच बॉक्स भूल कर आ जाएगा, किसी दिन वो अपनी पेंसिल खो कर आ जाएगा, किसी दिन इरेजर छोड़ कर चला आएगा। घर में भी अगर कुछ सामान उसने कहीं अपना रखा है तो वो उसे जल्दी मिलेगा ही नहीं, वो मैक्सिमम चीज़ें गुमाता रहता है, वो गुम कर देता है। ऐसे नॉर्मली सारे बच्चे कभी ना कभी कोई अपनी चीज़ खो देते हैं, लेकिन अगर बच्चा आपका हर दिन आए दिन फ्रिक्वेंटली चीज़ों को घुमा रहा है, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो उसका सामान है, उसको अच्छे ढंग से रखना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा ज़रूर ध्यान दें, उसकी बाकी एक्टिविटी पे भी नज़र रखें। 7th जो प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, 7th प्रॉब्लम में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो बातें बार बार भूल जाते हैं। जैसे आपने आज एक चीज़ के लिए मना किया, वो भूल जाएगा कल, फिर उसे कल फिर बताएंगे, वो फिर भूल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने उसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया, मान लीजिए कि जैसे नॉर्मली हम लोग बच्चों को एक साथ 2-3 इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और बच्चे समझ भी लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि बेटा आप किचन में जाओ,
ग्लास लेकर जग से पानी उसमें डालना और पानी लेकर आकर यहाँ चेयर पे बैठ के पानी पीना, तो वो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर जाएगा। या अगर आप बच्चे को कहीं भेजते हैं कि जाओ बेटा उस कमरे से ये सामान लेकर आओ, हो सकता है कि वो जाते जाते भूल ही जाएगा कि वो क्यों आया था, उसको क्या लेकर जाना था, या हो सकता है कि वो भूल ही जाए कि उसको वापस भी आना है, वहीं पे वो खेलता रह जाए। तो ये इस तरीके की जो भूलने की चीज़ें अगर आपको नज़र आती है आपके बच्चे में, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है कि बच्चा एक ही बात को बार बार रिपीट करता है। आपसे उसने एक सवाल पूछा, आपने उसको आंसर कर दिया, फिर वो वही सवाल पूछेगा, आपने फिर से आंसर कर दिया, फिर वो आपसे वही सवाल करेगा। तो आप समझिए कि क्यों वो बार बार एक ही चीज़ को बता रहा है। या कोई भी बात अगर वो नहीं भी पूछना है, कोई बात ही वो आपको बता रहा है, तो वो बार बार वो रिपीट करता रहेगा। एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, 3 बार बताएगा। तो ये जो रिपीटेटिव लैंग्वेज है, ये भी एक साइन होता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है या उसको कोई दिक्कत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैम मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा बदमाशी करता है, इसको मन नहीं करता है क्योंकि ना ये पढ़ना चाहता है ना लिखना चाहता है। हालांकि मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, मैक्सिमम पेरेंट्स तो आकर मुझे ये कहते हैं कि इसको पढ़ना आता है बस लिखता नहीं है। और जब मैं उसका असेसमेंट करना स्टार्ट करती हूँ, जब उसका ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करती हूँ, तो मैं अक्सर आपको ये बताऊंगी कि 99% केसेस में मैं यही पाती हूँ कि क्योंकि बच्चा ठीक से पढ़ ही नहीं पाता, इसलिए वो लिखने में भी सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर उसको लिखने या पढ़ने में अपने क्लास के हिसाब से दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसे तो हर क्लास में हमेशा से हर लेवल के बच्चे होते हैं, कोई 100 लाने वाला भी होता है, कोई जस्ट पास होने वाला भी होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा पास होने में भी कठिनाई हो रही है, उसको बेसिक भी वो नहीं कर पा रहा, उसको भी दिक्कत है। मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास 4th में है या 5th में है, लेकिन उसको वर्ड्स में भी दिक्कत हो रहा है, अगर वो अभी तक मिरर इमेज लिख रहा है, अगर वो अभी तक स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत वैसे वर्ड्स में कर रहा है जो उसको बार बार यूज़ करने हैं। न्यू वर्ड्स में तो कोई भी मिस्टेक्स कर सकता है, लेकिन वैसे वर्ड्स जो वो बार बार रिपीटेटिवली वो रॉन्ग करते जा रहा है। जैसे सिंपल अगर सेड लिखना है तो एक सेड को वो SAID भी लिख सकता है, SED भी लिख सकता है, SHED भी लिख सकता है, SED, SAD, जो उसको दिमाग में उस वक्त आएगा वो लिखेगा। मतलब एक ही स्पेलिंग को वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पेलिंग लिख रहा है, अलग अलग लेटर्स लिख रहा है। दूसरा, वो बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से उसके पेज में लिखा हुआ है, बेतरतीब ढंग से। अगर उसको सिर्फ 4 लाइन्स लिखने हैं, अगर पूरा पेज है तो हो सकता है कि वो 4 लाइन्स का जो कंटेंट है उसने पूरे पेज में बिखेर बिखेर कर लिखा है। मतलब वो एक अरेंज्ड वे में पेज नहीं आपको दिखेगा। तो अगर इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं तो आप बहुत ज़्यादा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि जिनके बच्चों को जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, सिर्फ आपको लगता है कि उन्हें पढ़ने और लिखने में तकलीफ है, सबसे ज़्यादा यही बच्चे स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि इनके प्रॉब्लम को ना तो कोई आइडेंटिफाई करना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है। जबकि ये बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, घर में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगता है कि वो बदमाशी कर रहा है, स्कूल में भी स्ट्रगल कर रहे होते क्योंकि टीचर्स उनको समझना नहीं चाहते, और उनके फ्रेंड्स भी उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो क्लास के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये बच्चे डिप्रेस भी हो सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको आगे चल के मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मैं डरा बिल्कुल भी नहीं रही, लेकिन मैंने जो अपने अनुभवों से जो देखा है वो मैं आप लोगों मुझे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से मैं मैक्सिमम पेरेंट्स को ये समझा सकती हूँ कि प्लीज़ आप लोग समझिए कि आपके बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है, हो सकता है कि वो हर दिन स्ट्रगल कर रहा है, तो आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। वो बच्चा खुद स्ट्रगल कर रहा है तो आप प्लीज़ उसका असेसमेंट कराएं, जो उसको ज़रूरत है, जिस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें।
अगला प्रॉब्लम है जब आपको किसी प्रोफेशनल से, साइकोलॉजिस्ट से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, वो है कि आपका बच्चा अपने हमउम्र बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है। अपने से बड़े लोगों से बात कर लेगा, अपने से छोटे बच्चों के साथ खेल लेगा, लेकिन जो उनके हमउम्र बच्चे हैं उनके साथ वो रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। या तो खेलता ही नहीं है, और अगर खेलता है तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, या तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है उनके साथ खेलना, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट एक्चुअली नहीं कर पाता। क्योंकि बड़े लोग जो है वो जज नहीं करते उनको, वो बच्चे के जैसा उसको ट्रीट करते हैं। छोटा बच्चा है, उन पे वो अपनी थोड़ी सी अकल में भी धौंस जमा लेता है। लेकिन जो हमउम्र बच्चे हैं वो तुरंत बराबरी का सब कुछ ढूंढते हैं। बराबर इक्वल लेवल का उनका इंटेलिजेंस होना चाहिए, इक्वल लेवल का उनका फिजिकल कैपेसिटी होना चाहिए, जिसकी वजह से ये बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के ये 10 पॉइंट जो आप लोगों के साथ मैंने अभी शेयर किए हैं आप लोगों को हेल्प करेंगे, और ये आपके बच्चे के बेहतरी के लिए है। आपको अगर इसमें से कुछ भी सिम्टम्स दिखता है तो आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ डिनायल मोड में रहते हैं, आप नहीं मानते, तो इससे सिर्फ आपके और आपके बच्चों का नुकसान है, क्योंकि उनका वो प्रेशियस टाइम निकल रहा है। जितने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे बच्चे, उनकी मुसीबत और बड़ी होती जाएगी। समय रहते अगर आप उन पे काम करना शुरू कर देंगे तो आप ज़्यादा बेटर से बेटर रिजल्ट आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आगे आप लोग और क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ ला सकूं। अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।